हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चल रहा है यूएस के बैंकिंग सेक्टर में। हर जगह क्राइसिस 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 बोला जा रहा है। अरे यार, न्यूज़ पढ़ता हूँ तो कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। किसी बैंक में कुछ चल रहा है, किसी बैंक में कोई और कारण है, पर एट द एंड बैंक डूबते जा रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में इफेक्ट पड़ रहा है और हमने रिसेंटली देखा कि इंडियन मार्केट्स ने इतना फॉल भी देखा। तो ये क्या है, क्या ये फाइनेंशियल क्राइसिस? अरे भाई, मुझे थोड़ी कोई साधारण भाषा में समझाएगा कि ये हो क्या रहा है दुनिया में। तो जी हाँ, मैं आ गया हूँ आपको एक सिंपल आसान भाषा में समझाने के लिए कि ये क्या चल रहा है बैंकिंग क्राइसिस में। हम इस वीडियो में अलग अलग बैंक्स ना देखकर ये देखेंगे कि क्या है उन बैंक्स के अंदर कॉमन, जिसकी वजह से क्राइसिस आ रही है, और क्या ये क्राइसिस आगे और बढ़ सकती है और क्या रह सकता है इसका इंडियन मार्केट्स पर इम्पैक्ट। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब या लाइक बटन दबा दीजिए। ये आगे डिस्कस करने से पहले मुझे पता है यहाँ पे सारे लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो मैं कुछ पहले फाइनेंस के बेसिकली कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप ढंग से समझ पाएँ कि क्या है ये फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं तो आप 100 जगहों पर पढ़ेंगे और कुछ समझ नहीं आएगा, और हर बार अगर कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन आई तो आप हर बार किसी के मोहताज हो जाएंगे किसी की वीडियो देखने के लिए, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बने, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, जिससे आप खुद से समझ पाए कि ये क्या चल रहा है और आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो के एंड पे आप खुद से अपनी राय बना पाएंगे इस क्राइसिस के ऊपर। मैं अपनी राय भी बताऊंगा कि मेरी ओपिनियन क्या है और मैं आगे मार्केट्स में क्या करने वाला हूं। अगर किसी को लगता है कि उसके इकोनॉमिक्स के क्या कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं या वो ढंग से समझता है कि बैंक्स कैसे काम करते हैं, तो वो नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प से इस पार्ट को स्किप कर सकता है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसको ये लगता है वो भी ये पूरी वीडियो देखे। हो सकता है कुछ एक आधे कॉन्सेप्ट्स उसे भी नए पता चल जाए, एक नए नज़रिए से देखने का उसे मौका मिले। सेकंड ऑफ ऑल, मैं बताना चाहूँगा कि जो सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट टू द मार्क नहीं है। वो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है कि हाँ अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ज़रूर हाँ ऐसा होना चाहिए, लाजमी है। बेसिकली आपको ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए है, रेदर देन आपको वो कॉन्सेप्ट्स पूरे तरीके से पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक तरीके से। वो भी हम करेंगे मे बी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसे बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर हमें समझना है तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक्स क्या होते हैं और बैंक्स क्या करते हैं और कैसे पैसा कमाते हैं। तो अब अगर हम एक बार स्क्रीन की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ बैंक्स वर्क, बैंक क्या करते हैं। तो इमेजिन करिए जो हमने स्क्वायर ले रखा है ये एक बैंक है, एंड इमेजिन करिए जो ट्रायंगल्स हैं ये है कस्टमर। अब ये देखिए, अगर बैंक ना होता तो हम सारे लोग कैश रखते, सारी चीज़ें बहुत इनकन्वीनियंट हो जाती। यार इतना सारा कैश है, कहाँ रखूँगा, चोरी हो गया तो। बैंक्स ना होते तो हम यूपीआई पेमेंट्स ना कर पाते और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती करने के लिए। तो इसलिए बैंक्स का इजाद हुआ। बैंक्स ने क्या बोला, अच्छा भाई ठीक है, मैं तुमसे पैसे ले लेता हूँ। अब भाई अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, पैसा आपके पास नहीं है, तो आप बोलोगे यार ठीक है कोई बात नहीं, चोरी का डर मैं सह लूँगा, बट मैं अपने पैसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तो वहीं बैंक ने बोल दिया चलो भाई ठीक है, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो मैं आपको बदले में थोड़ा इंटरेस्ट दे दूँगा। तो ये हम कस्टमर थे, हमने फिर क्या करा, हम लालच में आ गए और हमने बैंक को 3% के इंटरेस्ट पे अपने पैसे दे दिए। तो जब मैंने बैंक को 3% के इंटरेस्ट पर पैसे दे दिए तो क्या हुआ, बेसिकली मान लीजिए अगर बैंक के पास 1000 रुपये आ गए, आप कस्टमर थे, आपने बैंक को पैसे दिए, बैंक के पास 1000 रुपये आ गए। तो बैंक अब इस 1000 रुपये से पैसे कैसे कमाएगा? सबसे पहले अगर मोटा मोटा समझा जाए तो बैंक इस पैसों को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। सबसे पहला तो तोड़ देगा कैश, बेसिकली ये पैसा उसके पास रहेगा, ठीक है, जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में काम आएगा। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप कभी पैसा निकालने आते हैं तो आपको देने में काम आएगा। सेकंड हिस्सा हो जाएगा जिस हिस्से से वो आगे लोन्स बांटेगा। अगर हमें कभी लोन की जरूरत पड़ती है, अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं मकान खरीद रहा हूँ, मैं किसके पास जाऊँगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा, जी भाई मुझे लोन दे दो। तो वो जो मुझे लोन देगा वो किसके पैसों से देगा, वो उन्हीं पैसों से देगा जो हमने वहाँ पे डिपॉजिट करवाए थे। तो बेसिकली कुछ उसने पोर्शन
पोर्शन रख दिया इस चीज़ के लिए कि अगर मेरे को कल ज़रूरत पड़ती है कि यार मुझे मेरा रेंट पे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एटीएम जाऊँगा, अपने पैसे निकाल लूँगा, तो वो पैसे हमारे इस पोर्शन से निकल जाएंगे। ये वाला पोर्शन हमारा काम आएगा आगे लोन्स बांटने के लिए। तो अब अगर हम ज़रा लोन वाले पोर्शन पे अगर हम ज़रा फोकस करें, तो मान लीजिए बैंक ने आगे लोन बांट दिए हैं 10% के बिहाफ पे, ठीक है। तो उसने हमसे 3% पे पैसे लिए और उसने आगे 10% पे लोन बांट दिए। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो अब कुछ ऐसी नजर आती है, कस्टमर ने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने आगे जिनको उधारी चाहिए थी उन्हें पैसे दिए, उसके बाद जिन्होंने उधारी ली थी वो 10% के हिसाब से पैसे चुका रहे हैं, बैंक हमें 3% के हिसाब से पैसे दे रहा है, तो बचा हुआ 7% हो गया बैंक का प्रॉफिट। तो बस इतने सिंपल तरीके से बैंक अपने पैसे कमाता है। वो सस्ते दरों पर पैसे उठाता है और ज़्यादा दरों पर पैसे देता है, चाहे वो कस्टमर से हो, चाहे वो खुद किसी और बैंक से हो, एंड चाहे वो उसने खुद के बॉन्ड्स निकालो या किसी भी तरीके से। बेसिकली कम इंटरेस्ट पे पैसे उठाना और ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देना, ये है बैंक का बेसिक बिजनेस। दैट्स इट, इतना ही सिंपल था। अब मान लीजिए, अब हमने लोन वाले हिस्से पर तो फोकस कर लिया, अब अगर हम थोड़े टाइम फोकस करें उस हिस्से पर जो रिजर्व रखा हुआ है बेसिकली मुझे मेरे पैसे वापस देने के लिए, जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े। तो मान लीजिए 2 कस्टमर आए थे, दोनों कस्टमर ने 5-5 रुपये उनसे वापस मांग लिए। उसी टाइम पे 2 बोरोवर्स थे जिन्होंने पैसे लिए थे, तो बेसिकली उन्होंने 20 रुपये कस्टमर को वापस कर दिए। तो जब हमारे जो कैश वाला एरिया था, इस कैश वाले एरिया से बैंक दोनों को 5-5 रुपये वापस कर देगा, पर अब यहाँ पे 10 रुपये कम हो चुके हैं। तो बैंक क्या करेगा कि भाई 10 रुपये कम हो गया, अगर और कस्टमर आएंगे तो इसे मुझे फुलफिल्ड रखना चाहिए। तो बैंक के पास जो अभी 20 रुपये आए थे उसमें से 10 रुपये वो यहाँ वापस डाल देगा, ताकि उसके पास एक सफिशिएंट कैश रहे कि अगर कोई भी बंदा आए तो वो उसे टाइमली पैसे दे सके। और जो हमारे पास एडिशनल 10 रुपये बचे उससे वो आगे फर्दर लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो वापस इसकी लोन वाली कैटेगरी में जुड़ जाएगा। तो अभी तक तो सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, लोन ज़्यादा आया, आपका लोगों ने डिपॉजिट्स कम मांगे, बहुत अच्छा चल रहा है, आइडियल सिचुएशन फॉर बैंक। बट अगर क्या हो कि एकदम से ढेर सारे लोग आ जाएं आपसे पैसा वापस मांगने के लिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, मान लीजिए कुछ डर है, बैंक फेल होने वाला है, या XYZ कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से एकदम से लोग जुट गए कि हमें हमारा पैसा दो पैसा दो। तो बेसिकली क्या होगा, शुरुआत में तो वो अपने जो पैसे हैं जो उसने कैश के लिए रिजर्व में रखे हुए हैं उसे देना स्टार्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा जो बोरोवर से पैसे आ रहे हैं वापस उसे कैश में भी लगाएगा ताकि वो रिप्लेनिश होता रहे, बेसिकली लोगों को पैसा देता रहे। बट अब लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, तो उसका सारा कैश ख़त्म हो जाएगा और फिर उसे क्या करना पड़ेगा, फिर जो उसने पैसे लोन में दे रखे थे उसे वहाँ से पैसे आपको देने पड़ेंगे, या तो वो अपने लोन्स किसी और बैंक को बेचेगा, या तो जो उसके पास ऑलरेडी एसेट्स थे उसे बेचेगा, या बैंक का जो खुद का पैसा था जो उसने इतने सालों से इंटरेस्ट कमा कमा कर इकट्ठा करा था उनसे आपको पैसा देगा। तो ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाती है बैंक्स के लिए, जहां बैंक ने सोचा था उनके पास इतने साल होंगे इन लोन से डील करने के लिए, उन्हें एकदम से डील करना पड़ेगा, पता नहीं वो प्रॉफिट में जाएंगे नुकसान में जाएंगे, जो एसेट्स थे उनके जो उन्होंने अपने लिए मुसीबतों के टाइम के लिए रखे हुए थे या फिर किसी और फर्दर बैंक के एक्सपेंशन के लिए रखे हुए थे कि भाई हम और ब्रांच खोलेंगे और ATM खोलेंगे, उस बैंक से वापस डिपॉजिटर्स को पैसे वापस देने पड़ रहे हैं। तो ये बैंक के लिए एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है अगर एकदम से ढेर सारे कस्टमर्स आ जाएं अपना पैसा मांगने के लिए। तो बैंकिंग सिस्टम एक ट्रस्ट बेसिस पर चलता है कि एक टाइम पर एक लिमिट से ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे हमसे पैसा मांगने के लिए, और जो हमने एक छोटा अमाउंट रिजर्व रखा हुआ है लोगों को पैसा वापस देने के लिए उससे हमारा काम चलता रहेगा। तो अब अगर हम आगे बढ़े और इसकी थोड़ी सी एक अपोजिट सिचुएशन के बारे में सोचे कि ढेर सारे लोगों ने एकदम से बैंक में पैसा जमा करवा दिया, बेसिकली जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं मान लीजिए वो 1 साल में डबल हो गए, ठीक है,
पर जो बैंक है, बैंक के पास डिपॉजिट तो आगे, अब उन बैंक को उस डिपॉजिट्स पर 3% 4% कुछ इंटरेस्ट भी देना है, पर बैंक के पास इतने लोन्स नहीं है देने के लिए। आपके पास पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लोग भी तैयार हैं लोन लेने के लिए। जिस रिस्क पे आप लोन देना चाहते हैं, जी लोग तो आपको क्या पता फिर भी मिल जाए, बट आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्या होगा, बैंक के पास वो पैसा पड़ा रहेगा। अगर पैसा पड़ा रहेगा तो बैंक का नुकसान है, क्योंकि बैंक उस पर कुछ नहीं कमा रहा, पर बैंक को आपको उस पर 3 से 4% इंटरेस्ट जरूर देना है। पर अगर बैंक को पास ज्यादा लोन नहीं है देने के लिए उस सेम रिस्क लेवल पर, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसे या तो किसी उल जलूल जगह पर लगाएगा, या थोड़ा ज्यादा रिस्की एसेट्स में लगाएगा, ज्यादा रिस्की लोन्स देगा, जिससे बैंक की बुक्स, बेसिकली बैंक्स की जो क्वालिटी है लोन की, वो गिर जाएगी और बैंक शायद ज्यादा मुसीबत में आगे जाकर आ सकता है। तो एकदम से बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स का निकलना या एकदम से कुछ ज्यादा ही अमाउंट में डिपॉजिट्स का आना, दोनों ही एक बैंक के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स को जरा ध्यान रखिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है बैंकिंग क्राइसिस को समझने के लिए। एक एक कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंटीग्रेट रोल रहा है इस क्राइसिस में। तो चलो जी, अब ये बात तो हमने कर ली, अब हम कुछ की फीचर्स की बात करते हैं। अब जब हमें समझ आ गया कि एक बैंक कैसे काम करता है, तो हमें कुछ की फीचर्स की बात करते हैं बैंक के लिए, जो कि एक अच्छे बैंक को इम्प्लीमेंट में करने चाहिए। सबसे पहला उनमें से है, अगर मैं इन 2-3 फीचर्स को नाम दूं, मैं कहता हूं चलो इन्हें मैचिंग प्रिंसिपल, मुझे नहीं पता इनका एग्जैक्ट नाम क्या है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सी नामों में कुछ नहीं रखा, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा चल रहा है सिस्टम के अंदर। सो अगर मैं इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देखूं, तो मैं बोलता हूं कि जो मेरे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, या वो पैसा जो मेरे पास थोड़े टाइम के लिए है, उससे मैं शॉर्ट टर्म लोन्स ही दूं। ये सिस्टम क्यों काम करेगा भाई, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मान लीजिए भाई किसी ने मेरे को 1 महीने के लिए पैसे दिए, उससे मैंने किसी को 1 महीने के लिए ही लोन दिया, तो सिस्टम ठीक है ना, जब मेरे पैसे लोन से वापस आएंगे तो मैं उस 1 महीने वाले को पैसे चुका दूंगा। ओके जी, वेल एंड गुड, सारा सिस्टम बिल्कुल ढंग से काम कर। जिसने मेरे को 10 साल के लिए पैसे दिए, उससे मैं 10 साल वाले बंदे को लोन दे दूंगा। जब मेरे लोन से पैसे वापस आएंगे, वो बंदा अपने पैसे निकालेगा और सिस्टम एक क्लॉक की तरह काम करता रहेगा। सारे लोग खुश रहेंगे, कस्टमर भी खुश, मेरे भी पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। बट अब क्या होगा अगर मैंने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से एक लॉन्ग टर्म लोन दे दिया? तो भाई ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं, ढेर सारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मिला के दे देंगे लॉन्ग टर्म लोन, या कुछ ना कुछ बिठा देंगे। दिक्कत आएगी तब, अब मान लीजिए ऊपर वाले केस की तरह एकदम से ढेर सारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के लोग एकदम से अगर पैसा निकालने आ गए, तो अभी आपने जो लोन दिया है वो एक लॉन्ग टर्म लोन दिया है, वो लॉन्ग टर्म लोन अभी तक सारा वापस आया नहीं है, तो आप फंस जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा कस्टमर को वापस देने के लिए, और बैंक हो जाएगा बैंकरप्ट। आपने लोन्स भी अच्छे दिए, कस्टमर के भी ध्यान रखने की कोशिश करी, बस बिकॉज जस्ट आपके कस्टमर को पैसा जल्दी चाहिए था, उससे जितना आपका लोन से पैसा आता जिस टाइम तक, आपके बैंक के पास इन बिटवीन पैसे नहीं बचे और बैंक हो गया बैंकरप्ट। अगर हम दूसरी सिचुएशन ले कि भाई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स थे मेरे, उससे मैं शॉर्ट टर्म लोन दे रहा हूं, तो क्या दिक्कत है, ये तो मैं कर ही सकता हूं ना। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, शॉर्ट टर्म में तो फटाफट मेरे को पैसे वापस मिलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स वालों को तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। इससे डिपॉजिटर्स को बेशक दिक्कत ना हो, आपको ज़रूर दिक्कत हो सकती है बैंक वालों को, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो हमारे लोन्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट के रहते हैं। अगर आपने कभी एफडी कराई होगी तो आपको पता चलेगा, जो लॉन्ग टर्म एफडी होती है उस पर जनरली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। सेम ही चीज़ें लोन के साथ चलती है, लॉन्ग टर्म जो हमारे लोन्स होते हैं उन पर इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, शॉर्ट टर्म लोन्स पर इंटरेस्ट हमारा कम रहता है। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म जो हमारे लोन्स होते हैं उसका इंटरेस्ट कम है, इसी वजह से आप अपना जो बेसिकली जो लोन की रिस्कीनेस थी, बेसिकली इतना रिस्की लोन था, इसके लिए मुझे ज़्यादा
पैसे मिलने चाहिए थे मैं उतने पैसे नहीं निकलवा पाता और बेसिकली मेरे मार्जिन्स कम हो जाते हैं। अब देखिए किसी बंदे ने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स दिए तो वो ज़्यादा मार्जिन बेसिकली ज़्यादा पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म एफडी करी है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो और बैंक शॉर्ट टर्म लोन देकर कम इंटरेस्ट कमा पा रहा है। तो बेसिकली बैंक ओवरऑल कम पैसे कमा पाता है, कम मार्जिन्स कमा पाता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इंटरेस्ट का बैंक्स का और लोन्स का क्या रिलेशन है। ये बहुत जरूरी है इस वाली बैंकिंग क्राइसिस में, आई वुड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कुछ है। तो ये क्या है? अब बेसिकली मान लीजिए ये जो रेड लाइन है ये दिखाता है आपका इंटरेस्ट और ये जो ग्रीन लाइन है ये दिखाता है कि किस बिहाफ पे बैंक्स ने अपने लोन आगे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, मतलब किस परसेंटेज पे, किस इंटरेस्ट पे बैंक्स ने अपने लोन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर नीचे से इंटरेस्ट बढ़ा या वो पैसे जो उसे सेंट्रल बैंक को देने हैं या आपको देने हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उसने अपने लोन्स के भी इंटरेस्ट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट गिरा उसने अपने लोन्स के भी इंटरेस्ट रेट घटा दिए। बेसिकली बैंक का मार्जिन मान लीजिए 3% था, अगर वो पहले मान लीजिए 7% पर चल रहे थे इंटरेस्ट, बैंक 10% पर लोन दे रहा था, वो 3% कमा रहे। बाद में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 10% पे हो गए, बैंक लोन अब 13% पे दे रहा है तो बैंक अब भी 3% कमा रहा है। अब मान लीजिए अगर 3% लोन कम हो जाते हैं, आपके लोन आ जाते हैं 5%, बेसिकली आपके जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है 4% पर एंड तो बैंक आपको लोन दे रहा है 7% पर, तो बैंक अब भी 3% कमा रहा है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स, जिनका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, अंडरलाइंग इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे आपका लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, कम होंगे तो वो कम भी हो जाएगा। तो अगर बैंक जहां से पैसे उठा रहा है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर, कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे। तो बैंक जनरली कोशिश करते हैं कि उन पैसों से वही लोन दे जो इंटरेस्ट रेट पर ही बेस्ड हो, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर पाएंगे, कम होंगे तो हम आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, जिससे बैंक कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसता जैसे आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो कभी तो भाई साहब लोन मैं कम दरों पे बेच पा रहा हूँ और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मेरे मार्जिन्स एकदम से कम हो गए, कभी मेरे मार्जिन्स एकदम से ज़्यादा हो गए। ऐसे अगर आपको सिचुएशन लेनी है तो मानिए कि आपने किसी को फिक्स्ड रेट 10% पे लोन दे रखा है 30 साल का, तब इंटरेस्ट रेट चल रहे थे हमारे कितने, 7% पर। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़कर हो गए 9%, बट आपने लोन तो दे रखा था फिक्स 10% पर, तो एकदम से आपके मार्जिन्स जो है 3% से श्रिंक होकर 1% पर आ गए, तो ये दिक्कत खड़ी कर सकते हैं बैंक के लिए। तो बेसिकली जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आपने पैसा उठाया है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट पर लोन देने के काम में लाइए, जो आपने फ्लोटिंग रेट पर पैसा उठाया है वो फ्लोटिंग रेट पर ही लोन देने के काम करिए। ये होती है एक अच्छे बैंक की निशानी। अब हम अगर थोड़ा सा और देखें कि एक अच्छे बैंक में क्या क्या होना चाहिए, हमें अगर पता चलेगा कि एक अच्छे बैंक में क्या होता है तो हमें पता चलेगा खराब बैंक में क्या होता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हो रही है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पे मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूंगा, 2 कॉमन है और एक बोनस कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे बैंक की, कि उसके पास लो इंटरेस्ट या फिर ना इंटरेस्ट देने वाले फंड के सोर्सेज बहुत होते हैं। पैसा उठाने की जगहें ऐसी काफ़ी सारी हैं बैंक के लिए जहां उसे बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो बेसिकली वो फ्री पैसा है जो बैंक्स के पास पड़ा हुआ है। सेकंड, सेविंग अकाउंट जिस पे बहुत ही कम इंटरेस्ट पर मिलता है, तो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही मान लीजिए कि बैंक्स को ये पैसा मिला हुआ है। तो ये अगर बैंक्स के पास ऐसे सोर्सेज हैं फंड्स के, तो वो जनरली एक अच्छे बैंक की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेकंड, बैंक के पास जो डिपॉजिटर्स हैं, जो लोग अपना पैसा बैंक को दे रहे हैं, वो
और जिन लोगों को बैंक पैसा दे रहा है वो बेसिकली डाइवर्स ग्रुप है, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बिजनेसेस हैं, छोटे लोन्स, ढेर सारे छोटे लोन्स, थोड़े बहुत बड़े, मीन्स बेसिकली एक डाइवर्स मिक्सचर है इस चीज़ का, ताकि अगर कभी किसी एक सेगमेंट में दिक्कत आती है या एक टाइप के लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं या किसी एक टाइप के लोग अपने लोन्स पर डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं तो सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स नहीं करता। ये एक दूसरे के रिस्क को कहीं ना कहीं काट देते हैं और बैंक स्टेबल रहता है। अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ में डिटेल में जाऊं कि बेसिकली चल यार ठीक है, लो रेट पर अगर बैंक को मुझसे पैसा मिल गया तो बैंक का कैसे फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए अगर बैंक के पास फंडिंग के 4 सोर्सेज हैं, इन 4 जगहों से बैंक के पास पैसा मिलता है। ये ए वाला है वो लो एंड ज़ीरो इंटरेस्ट वाली जगह है जहाँ पे उसे ऑलमोस्ट 0% पैसा देना है। अब इन चारों की दूसरी जगह से उसे 1%, फिर 2%, फिर 3% पैसा देना है। इन चारों जगहों से उसने अपना 25% पैसा उठा रखा है। तो मैं अगर एक एवरेज देखूं, वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो उसे ऑलमोस्ट पूरे साल में 1.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो 6% पर लोन दे रहा है तो उसका मार्जिन बन जाता है 4.5%। अब अगर मैं एक सिनेरियो इमेजिन करूं, मैं डिटेल में इसलिए गया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है अच्छे बैंक्स के साथ अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट रेट 1% इंक्रीज हो गया, तो जहां आपको पैसे नहीं देने थे वहां तो आपको करंट अकाउंट में तो चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े चाहे घटे, आपको पैसे नहीं देने तो आपको पैसे नहीं देने, तो वहां तो आपका 0 ही है। बाकी सारे फंडिंग सोर्सेज में आपने 1% अपना बढ़ा दिया, पर ये वाला आपका पोर्शन नहीं बढ़ा है, ये मेन जगह है। अब अगर मैं एक वेटेड एवरेज निकालता हूं तो मेरी निकल के आती है 2.25%। अब मैं लोन, अगर मेरा सारे के सारे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, 1% बढ़ा है, तो मैं लोन भी 1% ज़्यादा पर दे रहा हूं, तो मैंने लोन दे दिया 7% पर, और अब मेरा मार्जिन निकल के आता है 4.75%, जो कि 4.5% से ज़्यादा है। तो अगर कोई बहुत अच्छा बैंक है जिसके पास ढेर सारे सेविंग्स एंड करंट अकाउंट है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना भी बहुत बार एक अच्छी चीज़ हो जाती है। ये बात सही नहीं हो पाएगी खराब बैंक के लिए जिसे ढेर सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को, जिसका ट्रस्ट फैक्टर नहीं है मार्केट में, तो वो आगे अपने लोन्स पे इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ा पाता, नहीं तो कस्टमर्स छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी सिचुएशंस में इंटरेस्ट रेट बढ़ना खराब बैंक के लिए हो सकता है खराब सिचुएशन हो जाए, और अच्छे बैंक के लिए हो सकता है एक अच्छी सिचुएशन हो जाए। ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे काम आएगा फॉरकास्ट करने में कि क्या ये समस्या आगे और बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें कि डाइवर्स कस्टमर बेस रखने के क्या फ़ायदे हैं, तो बेसिकली आपने कहावत पढ़ी होगी कि एक सेब सारे सेबों को ख़राब कर देता है, बट मैं उसमें आपको एक एडिशन देना चाहूँगा, एक सेब सारे सेबों को ख़राब कर देता है बट आलू बचे रहेंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नहीं पता होता कब सोसाइटी के किस वर्ग में दिक्कत आ जाए, और अगर आपका सारा का सारा कस्टमर बेस ही उसी सेक्टर में बिलोंग करता है या उसी टाइप का है, तो आपके पास या तो हो सकता है एकदम से सारे डिपॉजिटर्स आ जाए पैसा वापस मांगने के लिए, या एकदम से सारे लोग डिफ़ॉल्ट करने लग जाए, और आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते हैं। इसलिए एक डाइवर्स कस्टमर बेस या एक डाइवर्स लोन बुक होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बेसिकली आपका बैंक ऐसा रंग बिरंगा दिखना चाहिए हर जगह से, एक कलर में नहीं। आपके पास बहुत सारी टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक पल आपके बैंक में ख़राब भी हो तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे से काम करती रहें और आप वहाँ पे स्टेबल रहें, सस्टेन रहें और अच्छे से काम कर सकें।
अब मैं बात करना चाहूंगा एक बोनस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बैंक्स की, जिसका नाम है लॉयल डिपॉजिट, लॉयल कस्टमर्स। ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट पार्ट रहा है इस बार की फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो भी आपको पता चलेगा, थोड़ा सब्र और रखिए बस। तो बेसिकली एक लॉयल, बैंक के हिसाब से एक लॉयल कस्टमर कौन है? बैंक के हिसाब से एक लॉयल कस्टमर वो तो बिल्कुल नहीं है जो कभी पैसे डाल रहा है और फिर सारे के सारे पैसे लेके चला जा रहा है 2 महीने बाद, फिर शायद 1 साल बाद डाल रहा है और फिर चला जा रहा है। बैंक के लिए एक लॉयल कस्टमर वो है जिसने आज पैसे डाले और सालों सालों तक अपना अकाउंट ओपन रखा, उसमें पैसे रखे। ये जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये बेसिकली बैंक के डिफिकल्ट टाइम्स, चाहे टाइम्स खराब हो चाहे अच्छे हो, वो कस्टमर बैंक के साथ जुटा रहा। इसीलिए बैंक्स काफ़ी कोशिश करते हैं लॉयल कस्टमर्स बनाने के लिए। जो कस्टमर्स उनके पास काफ़ी साल से होते हैं उन्हें अलग अलग पर्क्स भी देते हैं, क्योंकि वो ही कस्टमर्स होते हैं जो बैंक के साथ मुसीबत के टाइम में भी रहते हैं। क्योंकि मुसीबत के टाइम पर अगर बेसिकली डिपॉजिट्स निकलने लग गए बैंक से तो बैंक एक बहुत बड़ी समस्या में आ जाएगा। जहाँ पे उसके पास ऑलरेडी पैसों की किल्लत होगी, वो नुकसान झेल रहा होगा, वहाँ पे उसके जो बेसिकली क्लाइंट्स हैं जिनसे उनके डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे और बैंक बंद हो जाएगा। इससे उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। तो एक लॉयल कस्टमर बेस का होना बहुत ज़रूरी है जो आपका सुख दुख का साथी रहे। इसके लिए ये एक अच्छे बैंक की बहुत बड़ी निशानी है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, किस एज ग्रुप का है आपका कस्टमर बेस। बेसिकली जो थोड़े ओल्डर लोग होते हैं वो ज़्यादा लॉयल रहते हैं। आपका बैंक कितने समय से है, लोगों में ट्रस्ट कितना है आपके बैंक पर, आप क्या फीचर्स देते हैं, एक्सेट्रा। तो बहुत से फीचर्स आ जाते हैं एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में बैंकिंग सिस्टम में। तो हमारी बैंक्स की डिस्कशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन यहाँ पर खत्म होती है। अब एक आखिरी पॉइंट्स बचता है, वो ये बचता है कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हमारी इकॉनमी को, हमारी मार्केट्स को और अलग अलग एसेट प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करता है। क्योंकि ये ही रहा है की ड्राइवर, इंटरेस्ट रेट्स ही रहे हैं की ड्राइवर इस बैंकिंग कोलैप्स में। तो हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या फिर जो हमारे मॉर्गेजेस होते हैं, बैंक्स ने जो लोन दिए हैं आगे, इन पर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो अब मान लीजिए एक बॉन्ड था जो 1 साल का बॉन्ड है, जो आपको 1 साल में 10% का कूपन देगा। बेसिकली आपको 10% पैसे आपके मिलने चाहिए। जब ये बॉन्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली इसका जो कूपन है वो 100 रुपये है और इसका अमाउंट है 1000 रुपये। 1000 रुपये का कूपन है, ठीक है। तो अगर 1000 रुपये का कूपन है, आपको 100 रुपये वापस दे रहे हैं तो आपके 10% बन रहे हैं। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं 15%, ठीक है, 15% हो गए जी। अब मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड खरीदा था और मैं भाई इस बॉन्ड को बेचना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं बेचना चाहता हूँ। अब जो बंदा इस बॉन्ड को लेना चाहता है उसके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, 15% पे हो चुके हैं। तो या तो वो मार्केट से नया बॉन्ड खरीद सकता है जो उसे 15% रिटर्न देगा, मतलब 150 रुपये देगा, या तो वो मेरा बॉन्ड खरीद सकता है जो उसे सिर्फ 100 रुपये देगा। तो भाई कोई पागल ही होगा जो 100 रुपये वाला बॉन्ड लेगा। जब उसे 15% इंटरेस्ट मिल सकता है तो कोई 10% इंटरेस्ट क्यों ही कमाएगा। तो भाई मैं अपना बॉन्ड कैसे बेचूंगा। तो भाई देखिए जो कूपन है 100 रुपये, वो तो पीछे कंपनी की तरफ से फिक्स है, या फिर आपने गवर्नमेंट से अगर बॉन्ड लिया तो वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है कि भाई 100 रुपये ही मिलने हैं। भाई मुझे सामने वाले को 15% इंटरेस्ट देना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे बॉन्ड को सस्ते में बेचना पड़ेगा। उसका 15% इंटरेस्ट उसे देने के लिए मुझे मेरा बॉन्ड सस्ते में बेचना पड़ेगा। कितने सस्ते में बेचना पड़ेगा। अब अगर मैं नीचे आऊं और जरा देखूं
तो मुझे देखने को मिलेगा कि जो मेरे 100 रुपये थे वो तो मेरे फिक्स थे, 1000 रुपये जो मेरे हैं मैं उन्हें ही चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बॉन्ड को मैं सिर्फ 66.66 या 67 रुपीज़ में ही बेच पाऊँगा। अगर मैं इतने में मेरे बॉन्ड को बेचता हूँ तो जाके सामने वाले को 15% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये मैंने 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है। मेरे को अपना बॉन्ड 666.7 रुपीज़, अगर मैं 1000 के हिसाब से करता हूँ, जिसके हिसाब से हमने अपना बॉन्ड लिया है, इतने में अगर मैं मेरा बॉन्ड बेचूंगा एंड 100 रुपये अगर सामने वाले को कूपन मिलेगा तो जाके उसका रिटर्न हो जाएगा 15%। तो बेसिकली मेरे बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी। ऐसा अपोजिट भी होता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो आप अपना बॉन्ड्स ज़्यादा वैल्यू में भी बेच सकते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है। आई नो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव साउंड करता है, बट अगर आप इस एग्जांपल से देखें कि अगर मैं बॉन्ड बेचने जा रहा हूँ तो सामने वाला मेरा बॉन्ड क्यों ही लेगा जब उसे ज़्यादा पैसे पर कोई बॉन्ड मिल रहा है। इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये लाजमी है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मुझे पैसे, मेरे बॉन्ड्स गिर जाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मेरे पैसे उसमें मुझे ज़्यादा मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि चलो ये तो हमने बात कर लिया 1 साल वाले बॉन्ड्स के बारे में। अगर हम थोड़े से लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स की बात करें तो हम देखेंगे, मान लीजिए 2 बॉन्ड्स हैं, ये 6 साल तक आपको कूपन देंगे। हम बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी भूल जाते हैं। एक बॉन्ड आपको 6 साल तक 100 रुपये देगा, एक बॉन्ड आपको 6 साल तक 150 रुपये देगा। अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूं तो आता है मेरा 300 रुपये का डिफरेंस। तो एक बॉन्ड मुझे 300 रुपये ज़्यादा दे रहा है दूसरे बॉन्ड से। अब अगर मैं देखूं एक और बॉन्ड जो भी मुझे 150 रुपये दे रहा था, पर सिर्फ ये 2 साल के बॉन्ड है, एंड दूसरा बॉन्ड मुझे दे रहा था 100 रुपये, ये हम 2 साल के बॉन्ड्स में आ गए। तो अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ऊपर मुझे मिले 300 रुपये और नीचे वाले बॉन्ड से मिले मुझे 200 रुपये और डिफरेंस आया सिर्फ 100 रुपये। अब अगर मैं इन दोनों सिचुएशन में बात करूं तो अब देखिए, अगर मुझे 100 रुपये वाला ये जो मेरा बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, अगर मुझे इसको 150 रुपये वाले के इक्वल रखना है तो मुझे 300 रुपये का गैप कवर करना पड़ेगा। मेरे बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा गिर जाएगी। अगर मैं कंपेयर करूं नीचे से तो मुझे बस 100 रुपये का गैप ही कवर करना है अपना प्राइस घटाकर। तो बेसिकली क्या होता है, जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स रहते हैं उनके प्राइसेस ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर जाते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। अब अगर हम एक और सिचुएशन की बात करें जिसमें दोनों ही पार्टी बहुत अच्छे से रह सकती हैं, वो है अगर कोई भी अपना बॉन्ड बीच में ना बेचे। अब मान लीजिए मैंने ये 100 रुपये वाला बॉन्ड तो ले लिया पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, भाई मेरे को तो नुकसान नहीं करना, मैं क्या कर सकता हूँ? तो जो मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन रहेगी वो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं इस बॉन्ड को ना बेचूं, पूरे के पूरे सारे साल रखूं जो इस बॉन्ड की लाइफ है, एंड में जो मैंने पैसे दिए थे वो मुझे वापस मिल जाएंगे 1000 रुपये। सारे साल मैंने 100 रुपये कमाए और मेरा जो इफ़ेक्टिव रेट है, जो इंटरेस्ट मुझे मिला वो मेरे को 10% मिला। मेरा नुकसान नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैंने 10% पैसे कमाए हैं हर साल। तो इसमें दोनों पार्टी ही जीत जाती है। ये थोड़ा और उस पॉइंट पे एम्फेसिस करता है कि अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो, जब हमारे प्राइसेस बेसिकली जब हमारे प्राइसेस गिर रहे हो या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और अपनी पूरी की पूरी वैल्यू आपको वापस दे देंगे। तो बेसिकली अब हम आगे आते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ये हमारा रहने वाला है कि बेसिकली जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे एसेट के प्राइसेस को। तो एसेट के प्राइसेस को बेसिकली कैसे इफेक्ट करता है, मान लें मुझे कोई भी चीज़ जाननी है, कोई स्टॉक है, कोई बॉन्ड है, तो भाई वो मेरे को कोई रिटर्न देगा
और उसका कुछ रिस्क रहेगा, और मुझे जानना है अगर वो चीज़ कितनी अच्छी है तो मैं भाई कंपेयर करूँगा कि भाई कितना रिस्क लेने पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट। ये बहुत ही लाजमी सी बात है। अब मान लीजिए आपने किसी एक चीज़ में पैसे लगाए थे जो आपको 50% रिटर्न देगी, बट अगर आपके पैसे डूबते हैं तो आपके 30% पैसे डूब जाएंगे। 30% का आपका रिस्क है, 50% का आपका रिटर्न है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बेसिकली रिस्क के मुकाबले 1.67 टाइम्स मुझे रिटर्न मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब मान लीजिए अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता हूं, अब देखिए इस जहां पर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, जो ये रिस्क है ना 30% का, इसमें दो नंबर्स हैं, ये एक नंबर नहीं है, ये बेसिकली दो नंबर है। अब मान लीजिए अगर आप इस एसेट में पैसे लगाएंगे ही क्यों, आप इस एसेट में इसलिए पैसे लगा रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। आप चाहते तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिस्क फ्री माने जाते हैं कि बेसिकली उनमें आपके पैसे कभी नहीं डूब सकते। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड से हटकर किसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं वहाँ पे, तो ये जो बेसिकली आपका रिस्क है इसमें दो नंबर में मिले हुए हैं। एक तो जो मैं एडिशनल रिस्क ले रहा हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे ना लगाकर, उसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए वो, एंड सेकंड बेसिकली वो नंबर कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड जितना तो मुझे रिस्क, बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड जितना तो मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो ये दो नंबर के मिश्रण से बना हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं, तो मैं इस जो बेसिकली जो मेरे को 50% रिटर्न दे रही थी चीज़, मैं उससे भी रिटर्न्स ज़्यादा मांगने लग जाऊंगा। एंड बेसिकली देखिए अगर मेरे 5% इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो भाई मैं उसे बोलूँगा कि यार पहले मेरा ये 30 पर था, अब ये मेरा बढ़कर आ जाएगा 35 पर। तो मेरा रिस्क जो है मेरा एज कंपेयर टू रिटर्न, या रिटर्न मेरे को बेसिकली सिर्फ 1.42 टाइम्स ही मिलेगा एज कंपेयर टू द रिस्क। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो बस ये हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। वो अगर मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो तुम भी मुझे ज़्यादा पैसे दो भाई, मुझे तो अब तुम ज़्यादा रिस्की लगने लग गए हो। तो अब भाई अगर बंदे को सेम ही रिटर्न चाहिए इस जगह पे, तो भाई कंपनी एकदम से अपने पैसे बनाने तो ज़्यादा नहीं कर सकती, वो उसके हाथ में नहीं है। बेसिकली बस एक चीज़ हो सकती है कि उस एसेट का प्राइस गिर सकता है जिससे आपके रिटर्न्स आपको ज़्यादा लगे। अगर मैं ये बात देखूं कि भाई सेम प्राइस पे अगर वो था तो उसका प्राइस कितना गिरे कि बेसिकली मेरा रिस्क टू रिटर्न रेशो सेम रहे। मेरा रिस्क टू रिटर्न रेशो पहले था 1.667 और अब मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो है 35% की। तो अगर ऐसा रहता है तो बेसिकली क्या है, जो मेरा एसेट है उसका प्राइस गिरना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो पहले 1000 रुपये का था तो अब वो हो जाएगा 856 रुपीज़ का। मान लीजिए कि मुझे पूरा जो एसेट है उसका प्राइस 14.3% गिर जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सारे एसेट के प्राइजेस गिरने लग जाते हैं, क्योंकि सबको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भाई जो बिल्कुल ही सेफ है वो ही अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अब दे रही है तो हम तुम्हारे रिस्की एसेट्स में पैसे क्यों लगाएं। हमें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए उस रिस्की एसेट्स में पैसे लगाने के लिए। यहाँ पे वो रिटर्न भी निकला हुआ है कि अब बंदा 58.3% रिटर्न मांग रहा है उस एसेट में पैसा लगाने के लिए, और उतना रिटर्न लेने के लिए तो भाई शेयर के प्राइस को या उस एसेट के प्राइस को गिरना ही पड़ेगा। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लो रिस्क एसेट की और एक ज़्यादा रिस्क एसेट की। अब क्या होता है, जो एक ग्रीन लाइन, जो बेसिकली ग्रीन लाइन है, ये है एक लो रिस्की एसेट, और जो हमारा रेड लाइन है ज़्यादा रिस्की एसेट। जब सिचुएशंस खराब होती हैं तो रिस्की एसेट एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाता है एज कंपेयर टू जो रिस्की एसेट कम है।
अगर मैं ये देखूं तो मान लीजिए एक एसेट था जो 50% रिटर्न देता था और उसमें 20% का रिस्क था, एक एसेट था जो 30% रिटर्न देता था बट उसमें सिर्फ 10% का ही रिस्क था। तो जब सिचुएशन खराब होंगी, लोगों को लगता है यार ये 20% गिर जाएगा, इससे पैसे निकालो और जो एसेट बस 10% गिरने वाला है उसमें पैसे लगाओ, तो लोग अपना पैसा ज़्यादा रिस्की एसेट से निकालते हैं और कम रिस्की एसेट्स में डालते हैं, जिसके कारण रिस्की एसेट्स ज़्यादा गिर जाते हैं। बट ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है जब आप अच्छी सिचुएशंस में चल रहे हो, क्योंकि तब लोगों को लगता है यार ये 50% रिटर्न कमाएगा और साइड वाला तो कमाएगा बस 30% रिटर्न। तो अच्छी सिचुएशंस पर ये ज़्यादा मूव करते हैं, ज़्यादा ऊपर भी जाते हैं एज कंपेयर टू कम रिस्की एसेट्स। तो ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा रिस्की एसेट्स ख़राब सिचुएशन में ज़्यादा सीवियरली गिर जाते हैं और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो हमारी डिस्कशन बेसिकली अब ख़त्म हो चुकी है और हम बिल्कुल तैयार हैं डिस्कस करने के लिए कि ये क्या है बैंकिंग क्राइसिस, क्यों हो रही है बैंकिंग क्राइसिस और क्या ये आगे बढ़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाली है, तो चलिए देखते हैं। अब हमें इस क्राइसिस को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अगर हम 2020 में जाएं तो देखें क्या हुआ था। कोविड आया था जी, कोविड आया तो सबने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए सारे बैंकों ने। हाँ भाई, इकोनॉमी सुधारनी थी, क्या करें, कम कर देते हैं। ठीक है जी, कम कर दीजिए। अब इकोनॉमी सुधर गई, लोग काम पर जाने लग गए, पैसा आने लग गया, पर यूएस के बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स कम ही रखे। उससे क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट रेट 0 के आसपास ही रहे, लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया। अब आपने देखा लोगों के पास पैसा आ रहा था, लोग क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट्स हैं तो लोग बैंकों से भी लोन बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। अब हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एसेट के प्राइजेस गिर जाते हैं, पर जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो एसेट के प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं। लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कम अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, लोग बोलने लग जाते हैं हाँ भाई पैसा इतना सस्ता है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है इस चीज़ में, मैं कम पैसे में भी आपको ज़्यादा वैल्यूएशन दे दूंगा, मुझे इतने रिटर्न्स की अब ज़रूरत नहीं है। तो एसेट के प्राइसेस बढ़ गए, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, सारे लोग पैसा कमा रहे थे, बढ़िया बढ़िया जी, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अब वो पैसा कहाँ लगाएं? अब जी चलो भाई, अब इंटरेस्ट रेट्स लो है, अब मार्केट को भी जितना बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, स्टार्टअप्स को भी जितना ऊपर उठना था उठ चुकी है, अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट से कम होती जा रही हैं, लोगों ने पैसा कमा लिया है ढेर सारा, इंटरेस्ट रेट्स पर अभी बढ़ने स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब क्या करें? तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, लोगों ने अपना पैसा कुछ नहीं मिला तो बैंक्स में डालना स्टार्ट कर दिया। खासकर ये लोग थे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनकी ऑलरेडी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए, स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे कमा पाए, बैंक से ज़्यादा लोन्स उठवा पाए और उनका पैसा एट द एंड आ गया डिपॉजिट्स के, बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में बैंक्स के अंदर। अब बैंक्स ने कभी इतना ज़्यादा डिपॉजिट नहीं देखा था भाई, बैंक के डिपॉजिट एक साल में 2 गुना हो गए, डबल हो गए डिपॉजिट्स। तो क्या करें, हमने ऊपर डिस्कस करा था कि एकदम से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स का आना भी हानिकारक होता है, क्योंकि बैंक के पास इतने लोन्स नहीं होते देने के लिए और बैंक फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो बैंक्स ने क्या करा, बैंक्स ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगा दिए, वो भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट्स बॉन्ड में। भाई लॉन्ग टर्म में क्यों लगा दिए, जब इंटरेस्ट रेट इतने कम थे तो शॉर्ट टर्म में लगा देते, थोड़ा बहुत पैसा कमाते, कोई बात नहीं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने थे तब लगा देते ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। बट वो बेचारे भी क्या करते, उस टाइम पे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट चल रहा था यूएसए में ऑलमोस्ट 0 नील, तो वहाँ पे पैसे लगाने ना लगाने एक बराबर होते, तो बेचारे मजबूर हो गए और उन्होंने लगा दिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, पैसे दे दिए, लॉन्ग टर्म मॉर्गेजेस बेसिकली होम लोन दे दिए लोगों को ढेर सारे लंबे लंबे सालों के लिए। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मॉर्गेज है
और जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं। मॉर्गेज में भी क्या होता है, आप हर महीने किस्त देते हैं बैंक को और बैंक के पास पैसे बनते हैं। बॉन्ड में भी आपको मान लीजिए हर महीने एक रेगुलर इंटरवल पे आपको पैसे मिलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट दोनों पे ही सेम पड़ता है। बढ़ने से इन दोनों की ही वैल्यू कम हो जाती है अगर मेरे को ये दोनों कहीं और बेचने पड़ते हैं तो। लोगों ने स्टार्टअप्स, बैंक्स ने स्टार्टअप्स को भी वेंचर डेट देनी स्टार्ट कर दी एंड ये सारी एक्टिविटी बैंक्स ने स्टार्ट कर दी क्योंकि उस टाइम पे यही एक्टिविटीज बची थी बैंक के पास करने के लिए। और फिर क्या हुआ, फिर आई दिक्कत। एकदम से इंटरेस्ट रेट 0 से 4.5 पर चले गए। इतना स्टीप, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इतने कम टाइम में अमेरिका ने कभी नहीं देखा था। और ये सिचुएशन से आई बैंक्स के लिए बहुत सारी दिक्कत है। सबसे पहले तो क्या हुआ, जी सारे एसेट के प्राइसेस गिर गए। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में बैंक्स ने पैसे लगाए थे, जो लॉन्ग टर्म मॉर्गेजेस बैंक्स ने दिए थे, वो बेसिकली उनकी वैल्यू कम हो गई एकदम से। तो बैंक के पास ढेर सारे अनरियलाइज्ड लॉसेस आने लग गए। जो मॉर्गेजेस हैं उनकी वैल्यू भी कम हो गई और इतने ज़्यादा बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो रिस्की एसेट्स हैं उससे लोग डरने लग गए। स्टार्टअप्स भी एक रिस्की एसेट्स में आते थे एंड स्टार्टअप्स की फंडिंग भी ड्राई अप हो गई। तो स्टार्टअप्स को भी पैसे नहीं मिलने लगे, स्टार्टअप्स के राउंड्स कम होने लगे, स्टार्टअप्स भी डिफ़ॉल्ट्स करने लगे। ये एक और दिक्कत बनती जा रही थी बैंक्स के लिए। तो अब क्या हुआ, बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग अब लोन नहीं ले पा रहे हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही है। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो निकालने स्टार्ट करेंगे। तो लोगों ने अपने डिपॉजिट्स निकालने स्टार्ट करे तो लोगों के डिपॉजिट निकालने की रफ्तार इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि जो बेसिकली हमने ऊपर देखा था कि बैंक एक लिमिटेड अमाउंट रखता है लोगों को पैसे वापस देने के लिए, वो बैंक के पास कम पड़ने लग गया। तो बैंक को अपने एसेट्स, बॉन्ड्स बेचने पड़े, अपने लोन्स दूसरे बैंकों को बेचने पड़े। और जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी कि भाई चलो, जैसे हमने कहा था अगर हम मैच्योरिटी तक रखते हैं बॉन्ड को तो हम पैसा कमा ही लेंगे, जो वो वाली चीज़ थी वो बैंक नहीं कर पाया। और जो उसके अनरियलाइज्ड लॉसेस थे जो अभी तक सिर्फ पेपर पर थे वो रियल लॉसेस में बदल गए। एंड जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि बैंक को लॉसेस हो रहे हैं, जब तक अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं किसी को नहीं पता, कोई पैनिक नहीं है, बैंक दिक्कत में नहीं था। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि बैंक इतना लॉस कर रहा है, लोगों का ट्रस्ट बैंक से उठ गया एंड लोगों ने बैंक की तरफ रश करना स्टार्ट कर दिया। सारे लोग अपना पैसा बैंक से निकालने लग गए और लोग बैंक से पैसा निकालने लग गए तो उन्हें अपने और एसेट्स बेचने लगे, वो और लॉस में आते गए। एंड ऐसे ही करते करते कुछ ही दिनों में बैंक्स बैंकरप्ट होने लग गए यूएस के अंदर एंड ये समस्या एक क्राइसिस में बदलती जा रही है। तो चलिए, अब वो बैंक फेल हो गया। ये सिचुएशन काफ़ी हद तक रही थी सिलिकॉन वैली बैंक की, जहाँ से सारी सिचुएशंस स्टार्ट हुई थी। तो बैंक फेल हो गया तो अब क्या हुआ, मान लीजिए एक रीजनल बैंक फेल हो गया तो लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, भाई वो कैसे लोन्स में पैसे देता था, उसके पास कैसे कस्टमर बेस थे। तो लोगों ने वैसे सिमिलर बैंक्स ढूंढने चालू कर दिए और जिन जिन लोगों के पास वैसे सिमिलर बैंक्स में अपने डिपॉजिट्स थे उन लोगों ने अपने डिपॉजिट्स निकालने स्टार्ट कर दिए। ये खबर लोगों तक पहुंची कि लोग अपने डिपॉजिट्स निकाल रहे हैं, उनकी अर्निंग्स आई एंड उसमें लोगों ने देखा कि यार लोग तो अपने डिपॉजिट्स निकाल रहे हैं। लोगों ने कुछ ही दिनों पहले देखा था कि यार ये तो बैंक फेल हो रहे थे डिपॉजिट्स निकलने की वजह से, तो लोगों ने वहां से अपने डिपॉजिट्स निकालने की रफ्तार बढ़ा दी और उन बैंकों को भी धीरे धीरे कर फेल कर दिया। तो बेसिकली कम ट्रस्ट होने के कारण बैंकिंग सिस्टम में लोग डर गए एंड लोग अपने पैसे निकालने लग गए। हो सकता है कि वो बैंक बच सकते थे बट लोग इतनी जल्दी पैनिक कर गए, इतना ज़्यादा डिपॉजिट्स का विड्रॉल होने लग गया कि उन्हें अपने एसेट्स बेचने पड़े, उनके पास इतने पैसे नहीं बचे और बैंक को अल्टीमेटली
अपने आप को बंद करना पड़ गया। अब अगर हम देखें तो रिपोर्ट बेसिकली यूएस में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी थी, एंड जो उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बेसिकली FDIC फेडरल रिजर्व की जो इंश्योरेंस कंपनी है जो कि सारे उनके अकाउंट्स को इंश्योर्ड रखती है, उसकी रिपोर्ट के भी अनुसार इस टाइम पर यूएस बैंक्स में अप्रॉक्सीमेटली $620 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस हो सकते हैं जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। अगर आगे आगे जाकर डिपॉजिट्स का विड्रॉल और ज़्यादा बढ़ता है तो बैंक्स में क्राइसिस और ज़्यादा आ सकती है, और हो सकता है ये रियलाइज हो जाए, जो कि काफ़ी सिवियर सिचुएशन हो सकती है। ये लोन का बेसिकली ये जो अनरियलाइज्ड लॉसेस का अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, इट्स अ रियली ह्यूज नंबर। पर हमें इस जो ये क्राइसिस है हमें इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी और ज़रूरी है कि ये क्यों है, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला तो ये जो क्राइसिस है रीजनल बैंक्स पे ही आई है। वो बैंक्स जो कि बेसिकली एक छोटे रीजन में एक पर्टिकुलर कस्टमर्स में डील करते हैं उनमें ही आई है। नेशनल बैंक्स जो पूरे के पूरे अमेरिका में डील करते हैं, बड़े बैंक्स हैं, उनमें दिक्कतें नहीं आई हैं। तो बेसिकली एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिन बैंकों में दिक्कत आई है उन्होंने पिछले साल एकदम से बहुत ज़्यादा ही डिपॉजिट ग्रोथ देखी थी जो इस साल लोग निकलवाने लग गए, जिसके कारण उनकी दिक्कतें बढ़ गई। तीसरी जो सबसे मेजर बात है वो ये है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था, बैंक्स के बहुत ही डाइवर्स क्लाइंट बेस रहना चाहिए, बहुत डाइवर्स टाइप के लोग होने चाहिए जिनको उन्होंने लोन दे रखा है और जिनसे उन्होंने पैसे ले रखे हैं। जो रीजनल बैंक्स थे इनके साथ ये सिचुएशन नहीं थी। ये जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैटर करते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जिसके कारण इनके पास एकदम से ज़्यादा डिपॉजिट्स भी आए। उनकी दिक्कतें भी काफ़ी हद तक सेम थी, और जिन लोगों को इन्होंने लोन दे रखा था वो भी काफ़ी हद तक एक सिमिलर ही टाइप के लोग थे। तो इनके पास डिपॉजिट एकदम से ज़्यादा आ गए, लोगों ने एकदम से ही पैसे निकाले क्योंकि उन सबको, क्योंकि वो सेम ही टाइप के लोग थे, एक ही टाइम पर उन्हें ज़रूरत पड़ी पैसों की और वो आगे पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि जो लोग सिमिलर ही टाइप के लोग हैं तो अगर वो पैसे नहीं उठाना चाह रहे इंटरेस्ट रेट्स पर तो पूरी की पूरी कम्युनिटी ही पैसा नहीं उठाएगी और आप फंस जाएंगे। जैसे कि ये बैंक्स फंस गए, इनके जो बेसिकली T-बिल्स थे, जो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स थे, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, वो लॉस में आने लग गए। मॉर्गेजेस इन्हें सस्ते दामों पर दूसरे बैंकों को बेचनी पड़ी जिससे और लॉस हो गए। स्टार्टअप्स पे लॉस होने लग गए एंड स्टार्टअप्स को आगे फंडिंग नहीं दे पाए। जो और एक बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न रहा इन बैंक्स के फेल होने का वो रहा लॉयल कस्टमर बेस का ना होना। पैनिक आते ही लोगों का अपने पैसों को निकाल लेना। बेसिकली अगर एक लॉयल कस्टमर बेस होता, अगर लोगों को फेथ होता बैंक के ऊपर, तो लोग थोड़े से लॉसेस के ऊपर पैनिक ना करते एंड लोग अपने पैसे निकालने स्टार्ट ना करते बैंक से। बट ऐसा नहीं हुआ, लोग पैनिक कर गए बिकॉज एक ट्रस्ट लेवल कम था बैंक्स के ऊपर, एक पैनिक बढ़ गया मार्केट्स के अंदर एंड लोगों ने एकदम से अपने पैसे वहां से निकालने स्टार्ट कर दिए। एंड सेकंड जो एक सबसे मेजर कारण इनका रहा वो ये रहा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़े इन बैंक्स को दिक्कत आने लग गई, क्योंकि इन बैंक्स के पास जो लो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स थे या फिर जीरो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स थे, जैसे सेविंग्स और करंट्स अकाउंट होते हैं, वो इनके पास नहीं थे या फिर बहुत ही कम संख्या में थे, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण ये अपने बेसिकली इनकी जो फंडिंग है, जो पीछे से इन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो महंगे हो गए। बट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाई है, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, तो लोन देने के लिए इन्हें कम दरों पर लोन देने पड़े। या फिर और भी मुसीबत की बात इनके लिए ये रही कि काफ़ी सारे जो इन्होंने लोन दिए थे वो फिक्स्ड रेट पर दिए थे एंड पीछे से फंडिंग एक्सपेंसिव होने के कारण इनके मार्जिन्स भी श्रिंक कर गए। तो एक के बाद एक इनके लिए दिक्कतें बढ़ती गई, चाहे वो मार्जिन श्रिंक करना हो, चाहे वो लो इंटरेस्ट बेरिंग
जो हमारे अकाउंट्स हैं उनका कम होना हो। तो अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को देखूं तो जो मेन कारण निकल के आएंगे वो आएंगे एक पुअर मैनेजमेंट की, वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए अच्छे से जिस टाइम पे उन्हें करना था। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज ना तो कभी हिस्ट्री ने देखा था, ना शायद हो सकता है आगे देखे। एंड सबसे मेजर लो ट्रस्ट, बैंकिंग सिस्टम जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में समझाया था एक ट्रस्ट के ऊपर चलता है, तो ट्रस्ट नहीं रहा लोगों को बैंक के ऊपर, और जब लोगों को बैंक के ऊपर ट्रस्ट ही ना रहे कि वो हमारे पैसे सुरक्षित रख पाएगा, तो बैंक का फेल होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। तो जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, बैंकिंग क्राइसिस समझ ली, बैंकिंग क्राइसिस की कैरेक्टरिस्टिक समझ ली, अब जानना ये ज़रूरी है कि अब क्या आगे, क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर हमारा इसमें कैसे रहने वाला है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने डिस्कस करा कि एक रीजनल बैंक्स में कॉन्सेंट्रेशन रहा था इनका, कि रीजनल बैंक्स हमारे बैड बैंक्स को ज़्यादा रिजेंबल कर रहे थे रेदर देन अच्छे बैंक्स, ये कम्प्लीटली अपोजिट थे। अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं ऊपर देखूं तो जो हमारे अच्छे बैंक्स हैं उन्होंने ज़्यादा डिपॉजिट्स की ग्रोथ एकदम से नहीं देखी, क्योंकि वो हर टाइप के बिजनेस सेगमेंट को केटर करते हैं, चाहे वो छोटे लोग हों चाहे वो HNIs हो, तो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनमें नहीं देखी गई। उनका क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हर टाइप के लोगों से वो फंडिंग लेते हैं, एंड बहुत ज़्यादा टाइप्स के, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन्स हो, स्टार्टअप्स को फंडिंग हो, बिजनेसेस को फंडिंग हो, इंडिविजुअल्स को फंडिंग हो, इनफैक्ट इंटरनेशनल फंडिंग्स हो, वो भी ये बैंक्स करते हैं। ऐसे बैंक्स पे ट्रस्ट बेस भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, हमने देखा कि लो ट्रस्ट था हमारे रीजनल बैंक्स पे। बड़े बैंक्स पर बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट रहता है, एक फेथ रहता है कि भाई कुछ भी हो ये बैंक्स तो फेल नहीं होंगे। एंड इन बैंक्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर, क्योंकि ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आए थे, ना इनको ये दिक्कत हुई कि हम अपना पैसा कहाँ लगाएं, और अगर होती भी तो इनके पास बहुत डाइवर्स क्लाइंट बेस था अपने उन लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इन बैंक्स को ये दिक्कत नहीं आई। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रीजनल बैंक्स में स्पेसिफिक दिक्कत है ये। बड़े बैंक्स को इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा ही हुआ है, हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कि सेल्फ करेक्टिंग दिक्कत है। अब लोन्स बढ़े हैं, अब जैसे अगर हम करंटली बात करें तो जब ये वीडियो शूट हुई है, जो हमारा बेसिकली फेड है उसने ऑलमोस्ट संकेत दे दिए हैं कि अब हम इंटरेस्ट रेट्स और नहीं बढ़ाएंगे। चांसेस भी है कि अब इंटरेस्ट रेट्स अब कट डाउन हो सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कट डाउन होंगे, इन एसेट के प्राइजेस वापस बढ़ेंगे, लोग भी लोन लेना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग दिक्कत है। अगर लोग एकदम से डिपॉजिट्स निकलवाने के लिए ना भागे तो ये अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा कुछ हुआ था। एंड ये अनरियलाइज्ड लोन्स कभी, अनरियलाइज्ड लॉसेस कभी भी रियलाइज्ड लॉस में ना बदलते, एंड ये बैंक स्टेबली चलते रहते। अब एक बात और जानना जरूरी है, मनी हैज़ टू गो समवेयर। अब ये जब अगर रीजनल बैंक से पैसा निकल रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बड़े बैंक्स के अंदर। तो ये बड़े बैंक्स के अंदर जा रहा है तो बड़े बैंक्स को इससे थोड़ा सा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। अब ये जानना देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कुछ बड़े स्टॉक्स पे। अगर ग्लोबल इकोनॉमी देखी जाए तो कुछ बड़े स्टॉक्स पे ज़्यादा निर्भर करती है रेदर देन छोटे छोटे स्टॉक्स या छोटी छोटी कंपनी। तो बेसिकली बड़े बैंक्स का यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना एंड इस प्रॉब्लम का रीजनल बैंक तक ही सीमित रहना काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को लिमिट कर देता है, और एक कैटास्ट्रोफे की तरह बढ़ने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोक देगा। एक जंगल में आग की तरह यह दिक्कत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कहीं से नुकसान है तो कहीं पे फ़ायदा भी इकोनॉमी को मिल रहा है। जो सबसे मेजर चीज़ है कि
अब ये इसमें रिजल्ट भाई क्या एविडेंस क्या है, अगर हम इस बार के अगर हम रिजल्ट्स देखें बैंक्स के, जो लार्ज बैंक्स हैं जैसे जेपी मॉर्गन वगैरह हो गए, इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स आए हैं। और अगर हम बाकी कुछ रीजनल बैंक्स के भी रिजल्ट्स देखें तो वो भी उतने खराब नहीं आए हैं। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉब्लम बन चुकी है ये कुछ बैंक्स में, जो ऊपर वाली जो हमने बताई थी खराब बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते थे, उन बैंक्स में एक स्पेसिफिक दिक्कत बन गई है जो हमारे नज़रों के सामने अब यहाँ बाहर आई है। बट ओवरऑल अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर यूएस का अभी भी हेल्दी नज़र आता है, खासकर बड़े बैंक्स इस टाइम पे हेल्दी और अट्रैक्टिव काफ़ी नज़र आते हैं। जो एक और सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि यूएसए के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं लोगों के, वो इंश्योर्ड है। प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो इंश्योर्ड है, तो बेसिकली डिपॉजिटर्स को उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। और अगर डिपॉजिटर्स सेफ हैं तो काफ़ी हद तक इकोनॉमी पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई बैंक फेल भी हो जाता है तो इकोनॉमी रीबाउंड कर लेगी। तो एक लॉन्ग लास्टिंग, एक सस्टेनेबल कोई हमें रिसेशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस चीज़ के कारण बहुत सारे गवर्नमेंट्स द्वारा स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं इन बैंक्स को बंद करवाने के लिए, या फिर इन बैंक्स को बेल आउट करवाने के लिए कि भाई पैसा दे इन्हें बचाए, या कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी आकर इन बैंक्स की मदद कर रहे हैं। तो हर जगहों से प्रयास चल रहा है इन बैंक्स को बेसिकली बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम मिटिगेट हो रही है, ये प्रॉब्लम सुलझ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइमों पे जितना लोग डर रहे हैं इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ये एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉब्लम है। वहाँ का जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं वो भी बैंक्स को फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, शॉर्ट टर्म फंडिंग बैंकों को प्रोवाइड कर रही है। एक चीज़ है फेडरल रिजर्व डिस्काउंट विंडो द्वारा वहाँ के बैंकों को शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड करी जा रही है कि वो शॉर्ट टर्म में अपनी लिक्विडिटी मेंटेन रख पाए, वो बैंक करप्ट ना हो। तो एट द एंड अगर मैं समराइज करूं तो मेरा व्यू पॉइंट इसमें यह है कि ये बैंकिंग क्राइसिस ज़रूर सीवियर रही है, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड बैंकिंग क्राइसिस है, कुछ ही टाइप के बैंकों को इफेक्ट करने वाली है। ओवरऑल लार्ज स्केल पर मुझे नहीं लगता कि इसका इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ मेरी अपनी राय है और ये अभी तक जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कोई नया डाटा आए तो हम अपनी नए धारणाएं बना सकें। बट अब आप लोग भी सफिशिएंटली इक्विप्ड है, क्षमता रखते हैं कि आप भी आने वाली आगे की बैंकिंग क्राइसिस में जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आप उन्हें समझ पाए। तो मेरी राय तो ये थी, मैं अपनी आगे ट्रेड्स, पोजीशंस, इन्वेस्टिंग भी उसी बिहाफ पे करूंगा कि ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। एंड मैं अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं डरा हुआ हूँ इस क्राइसिस को लेकर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन सब कर दीजिए। एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।